जमीन पे कब्जा, कहाँ की सरकारी जमीन? दुनिया सिराज जाफरी के नाम से जानती है। ऐसा कौन जा रहा है आपके पॉलिटिकल बनने का और एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में गरीब आवाम, वीकर सेक्शन के आवाम किसी जा रही है। नाजरीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों आश्रय कॉलोनी का मसला एक बार फिर गर्म हो चुका है। बाद लोगों का ख्याल है इस पर सियासत की जा रही है, बाद लोगों का ख्याल है कि ये वाकई में एक मसला है। कुछ भी हो, इसमें वहाँ के साकिनान को काफ़ी दुश्वारी, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग वहाँ पर फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में इसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें यूथ आइकॉन कहा जाता है और जिन्होंने कई एक बड़े बड़े एहतजाजों में हिस्सा लिया है, कई एक तहरीकों से वो वाबस्ता हैं, हमारे शहर के नौजवान सिराज अहमद जाफरी। मैं उनको आपके सामने पेश करने से कबल बशीर बदर का ये शेर आपके सामने रखूँगा कि उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में। इस शेर में बशीर बदर ने उस दर्द को पेश करने की कोशिश की है जो मजदूर अपने खुद के घर का ख्वाब देखता है, जो गरीब लोग अपने खुद के घर का ख्वाब देखते हैं, इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। उसके बाद उसे अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी इलीगल करार देकर तोड़ने पर आ जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी वही बेहतर जान सकता है। जी सिराज जाफरी साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी जिनका घर तोड़ने के लिए हुकूमत नोटिस जारी करती है? देखिए, ये सबसे बड़े अफसोस की बात है और आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है। देखिए, सरकार का काम ये होता है, एक स्टेट का एक काम होता है कि अपने सिटीजन्स को बेसिक फैसिलिटीज मुहैया कराए। अब ये मकान बेसिक नेसेसिटी का एक सबसे अहम हिस्सा है। बगैर छत के आदमी कैसा रहता है, क्या रहता है, ये हम जानते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, इस वक्त हम लोग दुनिया भर में हिंदुस्तान की जो है एक मिसाल पेश करते हैं कि प्रोग्रेसिव कंट्री है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब हम सुनते हैं कि यहाँ पर भी जो है लोगों के मकान उजाड़े जा रहे हैं। एक मकान बनाने के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है एक बिजली गिरती है कि ये गैर कानूनी है। तो मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा सरकार से कि कानून किसके लिए होते हैं? कानून किसके लिए होते हैं? कानून बनते तो आवाम के लिए है, आवाम की सहूलत के लिए। अगर आवाम की सहूलत ही नहीं है तो वो कानून किस काम का? क्यों कानून बनाया जाता है? इसका मतलब ये तो नहीं है कोई भी सरकारी जमीन कब्जा कर ले। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, कौन कब्जा कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज देखिए, हिंदुस्तान में डी नोटिफिकेशन के कईयों केसेस हैं, हम देख सकते हैं। हमारे सीएम खुद जो है डी नोटिफिकेशन के केस का शिकार भी हो चुके हैं। वो सरकारी जमीन को कब्जा, यहाँ पर दो कानून क्यों है? गरीबों के लिए एक कानून और अमीरों के लिए एक कानून क्यों है? ये मेरा सवाल है। और दूसरा, अगर सरकारी जमीन पर कोई गरीब आदमी कब्जा भी कर चुका है तो आप ये देखिए कि वो आदमी वहां पर कर क्या रहा है। क्या मल्टीप्लेक्स थिएटर बना रहा है? कमर्शियल एक्टिविटी कुछ चल रही है जिससे देश का कुछ नुकसान हो रहा है? अरे, उससे तो हमारी इज्जत बच रही है। वो सर छुपाने के लिए एक छत बनाया है, इससे सरकार की इज्जत बच रही है। बगैर बस स्टैंड पे आपको दिखाई नहीं देंगे लोग, फुटपाथ पे दिखाई नहीं देंगे फैमिली को लेकर के, छत के नीचे हैं तो सरकार की इज्जत तो बच रही है ना वहां से। और ये सरकारी जमीन है किसके लिए? अगर इंसानों के लिए नहीं है तो किसके लिए? तो इसका मतलब यह है कि आश्रय कॉलोनी में जिन्होंने नाजायज कब्जा किया है वो आपकी नज़र में बराबर है? नहीं, देखिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नाजायज कब्जा किया, आश्रय कॉलोनी पे जाके लोग बसे हुए हैं। मैं वाजे ये करना चाह रहा हूँ, आश्रय कॉलोनी का मुद्दा क्या है? जी। सर्वे नंबर 570, 572, 573, ये जो आश्रय कॉलोनी है, ये सर्वे नंबर की जमीन को 1991-92 में सीएमसी म्युनिसिपैलिटी ने एक्वायर किया, लोगों को हक पत्रा दे दिया। एक्वायर करने के बाद जब लोगों को हक पत्रा दे देती है तो उसके बाद सरकार का कोई रोल प्ले होता ही नहीं है वहां पर। कौन से मंसूबे में दिए हो हक पत्रा? ये आश्रय योजना में दिए हैं। आश्रय योजना बोलकर योजना बनाकर गरीब लोगों को आश्रय के नाम पे जो है हक पत्रा अलॉटमेंट हो गया है, लोगों को घर दे चुके हैं। जब सरकार जमीन एक्वायर करती है तो वो सरकारी जमीन होती है। एक बार जब हक पत्रा दिया जाता है, उसके हक पत्रा देने के बाद फिर सरकार का वहां पर क्या हक होता है?
क्या वहां से कोई कंप्लेंट सरकार को आ रही है? आप बताइए, मेरे नाम पे एक हक्कुपत्र अलॉट हुआ है, वहां पे इरफान भाई का कब्जा है, तो मैं जाकर सरकार को जब कंप्लेंट करूंगा कि ये घर मेरे को अलॉट हुआ है, उसके ऊपर इरफान भाई कब्जा कर चुके हैं, तब कहीं जाके सरकार का वहां पे रोल प्ले होता है। ऐसा तो वहां पे जो रहने वालों का कोई कंप्लेंट ही नहीं है। सरकारी जमीन कहाँ कहाँ कब्जा नहीं हो रही है, फॉरेस्ट लैंड कब्जा हो रही है, रेवेन्यू लैंड कब्जा हो रही है, पहाड़ फोड़कर लेआउट बनाने जा रहे हैं लोग, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डिप्टी कमिश्नर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा है। लेकिन 91-92 में जो सरकारी जमीन को हक्कुपत्रा देकर अलॉट कर दी गई है, मैटर क्लोज हो चुका है, दोबारा उसको ओपन करने का मतलब क्या है? गरीबों के ऊपर, ये वीकर सेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। तो ये आपने अभी कहा कि जो है वो रेवेन्यू लैंड वगैरह, रायचूर में भी जो है हमेशा बरसात में एक बड़ा मसला आता है, पानी जो है नशेबी इलाकों में जी। निचले सतह पर जो है पानी जम जाता है और लोगों के घरों में पानी चला आता है। इसके ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि जो राज कालवे है, जो बड़ा पानी की निकासी का जो बड़ा कैनाल है, जिसे राज कालवे भी कहते हैं कन्नड़ में जी, तो उस पर भी जो है कई लोगों ने मकानात वगैरह बनाए हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो उस तरफ डिप्टी कमिश्नर का रुझान क्यों नहीं है इस ताल्लुक से, है ना? आप क्या यही तो डबल स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। हम भी कई कई सालों से लड़ रहे हैं, राज कालवे को एक्वायर कर लिया गया है, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हुआ है। आप देखिए, नगरो थाना फेज 1 फेज 2 के अंदर रोड वाइडनिंग की गई, राज कालवे को साफ कराने की बात की गई, वो स्कीम खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर इलीगैलिटीज हुई हैं। तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है? जब राज कालवे खाली नहीं हुआ तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? आज भी राज कालवे एनक्रोच है। 2009 की जो बारिश हुई थी, हाल ही में जो बारिश हुई है, इससे कईयों घर, जैसे हमारा काला तालाब हो गया, कोट तालाब हो गया, ये सारी जगह पे जो है पानी घरों में घुसा रहा है, लोगों को जिंदगी करना दुश्वार हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में सरकार आगे बढ़कर जो है ये काम नहीं करती। जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाए हैं, उसके लिए उसके तरफ सरकार की नजर नहीं जाती है। बड़े बड़े अपार्टमेंट गैर कानूनी तरीके से बन रहे हैं, उसके ऊपर कंप्लेंट हुआ है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जहां पर मजदूर तबका, वीकर सेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो लोग अगर सुबह काम नहीं करेंगे तो रात में उनके घर का चूल्हा नहीं चलता। ऐसे लोग जहां पर जाके बसे हैं, ठीक है, अगर सरकार को ये समझ में आ रहा है कहीं पर इलीगल एनक्रोचमेंट है, तो देखिए ना कौन है इलीगल एनक्रोचर, वेदर ही इज एपीएल, क्या वो मल्टी करोड़ आदमी है, मल्टी मिलियनर आदमी है, एनक्रोच कर रहा है? देखिए आप, वो अगर बीपीएल आदमी है तो आपका काम है कि भाई छत दीजिए, हक्कुपत्र अलॉट कीजिए, सर्वे कीजिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम यही होता है। म्यूनसिपैलिटी के जराये का ये बोलना है कि वहाँ पर जो सिर्फ 590 जो है हकपत्र दिए गए हैं, बकिया जो है वो जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई और जो है गैर कानूनी कब्जा करने दिए हैं जी। इसके लिए ये भी सुनने में आया कि जो है वो लोग पैसे वगैरह भी दिए हैं। तो ऐसे कब्जों को हटाने की बात की जा रही है, ऐसा कहना है। देखिए, आपके ही सवाल में उसका जवाब है, मैं तो इसमें कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा। जब वो कह रहे हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कब्जा करवा रहे हैं, तो किसको करवा रहे हैं कब्जा? गरीबों को ही करवा रहे हैं। अगर सरकार खुद सामने आकर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम अगर हो जाता है तो मिडिलमैन रहते ही नहीं वहां पर, ना पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, ना कब्जा करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन जब फेल हो जाता है तो ऐसे लोग मदाखिलत करते हैं। अगर ऐसी मदाखिलत हुई भी है तो किसको दिया गया है, इसके ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है। सरकार को और काम आसान हो गया। अब उनको जाके यहाँ पे सर्वे करने की जरूरत नहीं है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसको पकड़ के लाएंगे, किसको हक्कुपत्र देंगे। आपको रेडीमेड डेटा मिल गया वहां पर, इतने सारे गरीब लोग एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, तो उनके लिए क्या गुंजाइश हो सकती है, और फैसिलिटेट कीजिए आप। ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं, वो हो सकता है कि वहाँ पर जो है सही तरतीब में जो है कब्जा नहीं हुआ, बल्कि जो है जिसका जिधर दिल बोला उधर ही। आने वाले दिनों में वहाँ पर नालियों के मसाइल होंगे, सड़क की तामीर के मसाइल होंगे, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा भी मसला है तो हमारी बल्दिया में जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर्स है, वो कौन से बड़े बड़े जो है ताजमहल वहाँ पे बने नहीं है, छोटे छोटे शेड हैं। तो आप तरतीब बनाइए, प्लान बना कर दीजिए उन लोगों को, उनको टाइम दीजिए कि भाई इसको सिस्टमेटिक वे से बना लेंगे तो एक बहुत खूबसूरत आश्रय कॉलोनी वहाँ पर बनेगी। बजाय छत उजाड़ने के आप उनको बोलिए कि क्या कर सकते हैं, तो और खूबसूरत रहेगा। लोग आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करेंगे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव पे भरोसा करेंगे। नहीं, हो सकता है जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव वो निकालो बोलकर डिप्टी कमिश्नर पे प्रेशराइज करे या फिर कुछ भी होगा ऐसा मसला, तो उनकी भी शायद आगे वही मंसूबा में कि पहले इनको निकाला जाए, उसके बाद उसको
सिस्टमेटिकली उनको दिया जाए। मैं वही कह रहा हूँ, निकालने के बाद आप करेंगे क्या? और उन लोगों का क्या जो वहां से निकाले जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? वेर इज योर अल्टरनेटिव? ये पॉलिटिकल वेंडेटा यहाँ पर नहीं होना आगे चाहिए। सिस्टमेटिक बनाकर उनको देंगे ना मेरे ख्याल से। तो आप बनाइए ना, हम भी आपका साथ दे रहे हैं। आप एक्शन प्लान बनाइए, आज गूगल है, टेक्नोलॉजी है, आप एक्शन प्लान बनाइए, कहाँ कहाँ पर टेढ़े मेढ़े हुए हैं वो बनाने के बाद आप नोटिस दीजिए, उन लोगों को बोलिए 1 महीने में ऐसा काम होगा, तो वो लोग तरतीब से भी कर सकेंगे। लेकिन उजाड़ना, मेरा मकसद सरकार के काम में आड़ा पत्थर डालना नहीं है। सरकार का काम आसान करना है। सरकार का काम आसान कब होगा? जब वो लोग बेनिफिशियरीज को फाइंड आउट करेंगे। अब आपको बेनिफिशियरीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बेनिफिशियरीज वहां पर हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सिस्टमेटिक वे में नहीं हुआ, तो और सिस्टमेटिक तरीके से आप कीजिए, हक्कुपत्र अलर्ट कीजिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप पे भरोसा होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसी पॉलिटिकल प्रेशर में, दबाव में आकर ये काम कर रहा है, तो मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूँ। गरीबों के ऊपर ऐसे जो है सितम नहीं करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। कानून इंसानों के लिए ही बनते हैं, इंसानों की फलाह के लिए बनते हैं, उनको फना करने के लिए नहीं बनते। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। 91, 92 मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस वक्त 91, 92 में म्यूनसिपालिटी ने अलर्ट कर दिया है, तो सरकार का इसके अंदर कोई ये नहीं होता। जब आप नोटिस देते हैं तो इसके अंदर रखते हैं सरकारी जमीन पे कब्जा। कहाँ की सरकारी जमीन? अलर्ट करके आप हक्कुपत्र दे चुके हैं, तो सरकारी जमीन कहाँ से हो गई है? तो गैर जरूरी नोटिस देकर आप परेशान कर रहे हैं। किसको परेशान कर रहे हैं आप? वो ऐसे कौन से ये आश्रय कॉलोनी में रहने वाले लोग कौन हैं? क्या वो एक एडवोकेट को हायर कर सकेंगे? क्या वो इसके पीछे पड़ेंगे या अपनी रोजी रोटी के पीछे पड़ेंगे? ये सारी चीजों को देखना एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। तो मैं रिप्रेजेंटेटिव से आपके मीडिया के थ्रू अदबन गुजारिश करता हूं, बजाय छत उजाड़ने के इनको किस तरीके से बचाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बहुत सारी स्कीम्स बनी हुई हैं, जैसा कि राजीव गांधी आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और आपको बसवन्ना आवास योजना है। ऐसी योजनाओं में लोगों को घर बनाने के आश्वासन दिए जाते हैं। जब वो योजना में लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, किसी तरीके से छोटे मोटे शेड बनाकर कहीं पे वो रह रहे हैं, तो आप वो भी उजाड़ रहे हैं उनसे। ना तो वो योजना इंप्लीमेंट हो रही है, ना तो ये योजना इंप्लीमेंट हो रही है। तो बीच में पिसा कौन जा रहा है? आपके पॉलिटिकल वेंडेटा और एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में गरीब आवाम, वीकर सेक्शन की आवाम पीसी जा रही है। तो नाजरीन, ये थे सिराज अहमद जाफरी। इनका कहना भी हमें सही लगता है कि वहाँ पर ज़्यादातर मजदूर तबके के, कमज़ोर तबक़ात के लोग ही रहते हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत करके रात में एक छत के नीचे सोते हैं। अगर उनके सर से ये छत छीन ली जाए तो क्या होगा? वो लोग तो फिक्रमंद है। आप भी इस बारे में गौर कीजिए कि किसी मजदूर के सर से अगर छत छीनी जाए तो उसका क्या होगा।